डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पहले दौर के मतदान का आखिरी घंटा बाकी है। दर्शकों से अपील है कि अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो इस आखिरी घंटे में जरूर फायदा उठाएं, मतदान करने के लिए जरूर जाएं। वैसे आज पूरे दिन में बात करें तो उत्तर पूर्व में ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, जहां पर त्रिपुरा में 68%, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 66% वोटर्स ने दोपहर 3 बजे तक मतदान का प्रयोग कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान का अभी तक का बेहद कम प्रतिशत देखने को मिला है। उधर दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी बड़ी तादाद में जनता बाहर निकली जो मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जहां पर कम मतदान अब तक दर्ज किया गया है। यूपी, उत्तराखंड खासतौर से उनमें आते हैं। वहां के लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बताते चले, एक तरफ मतदान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ तमाम दिग्गजों की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीटों पर अपना नामांकन दाखिल किया गया है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने बड़े मार्जिन से जीता था। एक बार फिर से वहां पर तीसरी बार भी मोदी सरकार का दांव चलते हुए उनकी ओर से आज अपना नामांकन दाखिल किया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जबकि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसके अलावा आज चुनावी प्रचार का दिन भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों पर ही तंज कसते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि 2 लड़कों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये कहते हुए तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हमला किया। राम का नाम लिया और राम के नाम पर भी उन्होंने याद दिलाया कि कैसे तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध करती रही और राम के नाम पर उनकी सियासत किस तरह से आगे बढ़ती रही तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए। फिलहाल बड़ा सवाल आज के अब तक के दोपहर 3 बजे के मतदान प्रतिशत को देखते हुए ये पूछे जा रहे हैं कि कम मतदान फीसद जिन जिन हिस्सों में हुआ है वो किसको ज्यादा बड़ी चोट करेगा। शाम 6 बजे तक क्या ये माना जा सकता है कि पिछली बार 2019 में जो मतदान रिकॉर्ड तोड़ हमने देखा था अब तक का, वो इस बार और ज्यादा आगे बढ़ेगा या फिर उससे कम मतदान प्रतिशत रह जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। मेरठ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरठ में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन इसी से सटे हुए मुजफ्फरनगर में भी आज वोटिंग हुई है। वहां पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताते चले चुनावी हिंसा की खबरें भी कई हिस्सों से निकलकर सामने आई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। राजस्थान के चूरू से भी हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई। बाकी जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान अभी तक जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के पहले दिन न तो मौसम की गर्मी कम थी, न सियासत। 21 सूबों के 102 सीटों पर मतदान के दिन। एक तरफ वीआईपी सीटों पर मतदान के दौरान तरह तरह के रंग नजर आए, तो दूसरी तरफ गुजरात से मध्य प्रदेश और हैदराबाद तक नामांकन में नेताओं का जोश दिखा। और तीसरी तरफ रैलियों में राजनीतिक वार पलटवार भी हुए। सबसे ज्यादा नजर देश के उन 38 हॉट सीटों पर रही जहां सुबह सुबह वीआईपी वोट डालने पहुंचे, जिसमें उत्तराखंड में सीएम धामी से लेकर हरीश रावत और महाराष्ट्र में गडकरी से लेकर राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल तक दिखे, तो सेलिब्रिटीज में उत्तर में उर्वशी रौतेला से लेकर दक्षिण में रजनीकांत और कमल हासन तक ने मतदान किया। तमिलनाडु में तो सभी 39 सीटों पर मतदान था, लिहाजा सीएम स्टालिन से लेकर कांग्रेस के पी चिदम्बरम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई तक सभी ने वोट डाला। लेकिन पहले दौर के मतदान में कुछ और रंग दिखे। पश्चिम बंगाल में हाथापाई तक की तस्वीर आई। यूपी के मुरादाबाद में फर्जी वोटर पर नकेल कसने के लिए बुर्के में तैनात कर्मी नजर आई, तो पीलीभीत में वोट बहिष्कार कर बैठे गांव वालों को मनाने के लिए सरकार ने नाराजगी की वजह बनी दीवार गिरा दी। जब 16 करोड़ 63 लाख मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत लिख रहे थे, तब गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह, तेलंगाना के हैदराबाद से ओवैसी और मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी दंगल में शामिल होने के लिए नामांकन भर रहे थे और इस बार के चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। पूरा देश
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित। उधर राजनीतिक रैलियों में बीजेपी बनाम विपक्षी दलों के बीच वार पलटवार भी जारी रहा। पीएम मोदी ने अमरोहा में राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव तक पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए वार किया, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ईडी सीबीआई का डर दिखाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को देश से मिटाने की धमकी दी। जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था, लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। ये हमारा आजादी का लड़ाई है, देश को आजाद करने का लड़ाई है। बीजेपी का हाथ से देश को आजाद करने का लड़ाई है। আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা बीजेपी के हटाबो। दिन भर की इन्हीं चुनावी हलचलों के बीच मतदान भी जारी रहा और देश के 1,87,000 पोलिंग बूथों पर मतदाताओं ने 2024 के रण का ही नहीं, भारतवर्ष के भविष्य की गाथा का पहला पन्ना लिख डाला। आज तक ब्यूरो। तो अब तक तकरीबन 50% के आसपास ही मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में सबसे कम अभी तक के जितने भी 21 राज्यों के आंकड़े निकलकर दोपहर 3 बजे के सामने आए हैं। आखिर ये क्या दर्शाते हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मौसमी सिंह का रुख कर लेते हैं पीलीभीत से। मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, पीलीभीत में हमने सुबह सुबह देखा था जनता बड़े जोश के साथ आई, फिर थोड़ी देर के लिए सुस्त मतदान हुआ। अभी की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्योंकि जितिन प्रसाद की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वरुण गांधी को हटाकर उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। क्या है स्थिति वहां की? पीलीभीत का मिजाज थोड़ा सा स्लो था और जाहिर तौर पे जैसे जैसे दिन चढ़ा है 3 बजे के बाद जो है पोलिंग ने रफ्तार 3 बजे के बाद जो है पोलिंग ने रफ्तार पकड़ी है और 47% के लगभग पीलीभीत में मतदान जो है लगातार जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा और भी जोरदार तरीके से ये बताएगा कि पीलीभीत की जनता जो है वो जागरूक है। अभी भी वक्त है, वोटरों को बाहर आके वोट डालना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि जो कतार में खड़ा हो जाएगा उसका मत जरूर डलेगा। तो अगर कतारें भी हैं, वोटर जो है बूथ पे आएंगे तो वो वोट अपना डाल सकते हैं। बहरहाल हमने देखा पीलीभीत में कि जिस तरह से एक तरफ जितिन प्रसाद है, दूसरी तरफ बीएस गंगवार है समाजवादी पार्टी की तरफ से और फूल बाबू है बीएसपी की तरफ से, एक तिकोना मुकाबला है। लेकिन बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे डाला हुआ है। जितिन प्रसाद खुद पूरे दिन अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे, सभी उम्मीदवार कर रहे थे और मोदी फैक्टर या बीजेपी फैक्टर हमेशा पीलीभीत में हावी रहा है। ये देखना होगा कि क्या वरुण गांधी फैक्टर या मेनका गांधी फैक्टर जितिन प्रसाद के लिए भारी पड़ता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का अपना लगभग 1 लाख जो है वोट है और ऐसे में क्या वो डैमेज करेगा जितिन प्रसाद को। उसमें दूसरा राइडर ये है चित्रा कि बीजेपी का वोट मार्जिन हमेशा बहुत ज्यादा रहा है। वरुण गांधी को लगभग 60% वोट पीलीभीत में पिछली बार मिला था और उनको कुल मत जो है 7 लाख के ऊपर मिला था। तो ऐसे में वोट मार्जिन या विक्ट्री मार्जिन ज्यादा होने के चलते बीजेपी के लिए ये एक सेफ सीट मानी जाती है। अब आगे क्या जितिन प्रसाद के लिए भी उसी तरह की सेफ सीट रहेगी जैसा कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के लिए रहा है? इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए मौसमी आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रोफेसर संजय कुमार जी को डायरेक्टर लोकनीति के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएसडीएस के शर्मा जी स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जमई जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं और साथ ही अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तक तकरीबन 50% के आसपास ये जो मतदान प्रतिशत दोपहर 3 बजे का दर्ज किया गया है,
ये क्या बताता है? संजय जी को आवाज नहीं जा रही है, मुझे लग रहा है। अब आ जाती हूं मैं के शर्मा जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन अमित जमई जी आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों को लेकर उन्होंने तंज किया है, ये कहते हुए कि ऐसा लग रहा है कि फिल्मी शूटिंग चल रही है यूपी में। उनके इस टिप्पणी पर क्या होगा जवाब? अखिलेश जी और राहुल जी के लिए ये बयान आया है उनका सामने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रधानमंत्री जी से पूरा पश्चिम ये जानना चाहता था, 8 लोकसभा सीट के लोग जानना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमारे जो चौधरी चरण सिंह साहब थे उनको तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनके जो किसान थे, जाट और जो गुर्जर समाज, मुख्यतः 2 जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, आपने उनको एमएसपी क्यों नहीं दिया? किसानों की हजारों शहादतें आज लोग उनका फोटो देखकर वोट देने गए हैं चित्रा जी। और प्रधानमंत्री जी लोग पूछना चाहते थे कि जातिगत जनगणना कब कराएंगे? ये जो नौजवान हैं जो सरहदों पे सपना देखते हैं शहीद होने का, वो पूछना चाह रहे थे कि आप हमें 4 साल की ठेके की नौकरी पे आप हमें फिर बेरोजगार क्यों करना चाहते हो प्रधानमंत्री जी? लेकिन प्राइम मिनिस्टर कभी भी देश के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा पर, किसानों पर, पिछड़ों पे, दलितों पे, जातिगत जनगणना पे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो गोदाम है भ्रष्टाचार का बन चुका है, पूरा पश्चिम आज पूछ रहा था। आज माननीय अखिलेश जी ने भी नोएडा से पूछा कि हजारों करोड़ का जो चंदा जो लोग दे रहे हैं वो कौन लोग हैं आपके, क्या रिश्ता है आप लोगों का? आपने देखा होगा चित्रा जी कि क्षत्रिय समाज का विरोध बार पूरे पश्चिम में भाजपा के खिलाफ चल रहा है। समाजवादी पार्टी उसे नहीं कर रही है। अब पूरे देश को पता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं, देश का योगी आदित्यनाथ ही क्षत्रिय हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री क्षत्रिय हैं, और आज बेरोजगारी इतनी, और जहां मैं मेरठ में मौजूद हूँ वो यहाँ पर आए हुए थे लोग। हाँ, रोजगार का मुद्दा क्या आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? के शर्मा जी, इस पर जवाब दीजिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सवाल दागे हैं। और ये जो कम मतदान प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का, ये किसको नुकसान करेगा के शर्मा जी? नहीं, ऐसा नहीं है चित्रा जी। वहां पर भी मतदान दोपहर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास सूचनाएं हुआ भारी मतदान हो रहा है, और शाम तक आप देखिएगा कि जो है ये मतदान पिछले मतदान तक जो है पहुंच जाएगा। और ये जो भारी मतदान हो रहा है और जो आम जनता का रुझान है, निश्चित रूप से चित्रा जी, ये तीसरी बार 400 पार की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने की बात है, उसके लिए ये भारी मतदान आप पूरे देश भर में देख रहे हैं 102 सीटों पर। और 102 सीटों पर जो जनता निकल के आई है वो चाहती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि एक 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण, अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो है भारत को देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, आत्मनिर्भर भारत का जो हम लक्ष्य लेकर साथ चल रहे हैं, और जिस ढंग से विकास के कार्य हो रहे हैं उसको फिर से एक गति देने के लिए आज देश की जनता इतनी बड़ी मात्रा में, आप देख रहे हैं 60%, 66% मतदान के अभी 3 बजे तक हो रहे हैं, तो 3 बजे ही हो गए, तो समझ सकते हैं कि जनता के बीच में कितना उत्साह है कि किस तरह से मोदी जी के हाथ मजबूत किए जाए। अभी मैं बड़े बड़े प्रवचन सुन रहा था, बड़े बड़े इशू उठाए जा रहे हैं। अरे ये सब करने का समय था, उठाइए। आप विपक्ष हैं, आप मुद्दा तो बनाइए। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि यूपी के 2 छोरे जो 2017 में भी टेस्टेड हैं, आज मिलकर एक सभा तक नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। एक सभा, बता दीजिए मुझे कि एक सभा भी, चुनावी सभा राहुल गांधी और अखिलेश यादव किए हो, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपस में भी विश्वास। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी। हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप हो गया है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अमरोहा में पीएम मोदी ने बयान दिया था कि 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसके बाद अखिलेश यादव की ओर से ये बयान दिया गया है। इस पर भी के शर्मा जी आपकी टिप्पणी,
वो कह रहे हैं बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप हो गया है। नहीं, मुझे अब आश्चर्य कि पहले दिन के शो में तो कहीं अखिलेश यादव दिखाई ही नहीं पड़े। आप बताइए ना, इस जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में एक सभा यदि मुझे याद है तो, इसके अलावा वो इसका जनता का सामना ही नहीं कर सके। और 3 बजे 4 बजे वो बयान दे रहे, इससे समझ में आ रहा कि बौखलाहट कितनी है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है। मैं तो एक उदाहरण दिया, आप पूछ लीजिए इनके नेता से, राहुल गांधी से, और कांग्रेस और इनका गठबंधन है ना, गठबंधन है तो मिलकर एक सभा भी नहीं कर पाएंगे क्या? एक चरण का चुनाव हो गया। तो यह हालात है चित्रा जी। आज विपक्ष जो है घर बैठा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। आम जनता में जो मुद्दे हैं चुनाव के, वो तो कुछ और है, उनको ये समझ ही नहीं पा रहे, धरातल तक ये पहुंच ही नहीं पा रहे। तो जो सभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे? और मुद्दे की तो बात छोड़िए, मुद्दा तो ये कुछ 5 साल में मुद्दा नहीं बना पाए, आज क्या मुद्दा बनाएंगे? और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि विपक्ष का जो नेतृत्व भी है, अमित जमील जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। ये बात तो सच है ना कि एक चुनावी रैली, एक चुनावी सभा जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर्स को मिलकर करनी चाहिए थी, आप लोग गाजियाबाद में आते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, जो आरोप के शर्मा जी की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्यों नहीं दम ठोक कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साथ आकर चुनावी मैदान में आप लोग अलग अलग सभा रोड शो करते हुए दिखे? क्यों नहीं दिखे अमित जमील जी? ये सवाल तो वाजिब है ना। के शर्मा जी का दिल का अरमान बहुत पूरा कर देंगे, लेकिन अभी जो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये 2 देश के ऐसे सोशलिस्ट नेता जो देश के पत्रकारों से डरते नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री देश में अगर किसी से डरता है तो पहले पत्रकार से डरते हैं। वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सोच नहीं कर सकता ये इंसान। तो माननीय अखिलेश जी ने, राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पहला जो चरण है उसी में काम हो गया। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी, दोनों पूरे उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट रैलियों में, सभाओं में आपके सामने होंगे के शर्मा जी। लेकिन कहो अपने प्रधानमंत्री से कि देश के पत्रकारों के सवालों के जवाब दे। 8 सीटों का चुनाव हो गया, का गोदाम बन गया, 8 सीटों का चुनाव हुआ, कहीं पता नहीं लग रहा है। 4 का जो गोदाम बन गए, गोदाम के शर्मा, गोदाम हो गए भ्रष्टाचार का। देश छुटकारा चाहता है। विषय पर आइए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, चुनाव चल रहा है। नहीं, पश्चिम में जो जनता मतदान कर रही है जनाब, अब चिल्ला के गला फाड़ के क्या होगा? नहीं, पश्चिम में जो छत्री है ना, जब सुबह आज वोट देने निकला है तो महाराणा प्रताप का फोटो देख के निकला है। और आपका इंतजाम आज से है के शर्मा जी। अच्छा, मैं आपको आश्वस्त आप देखे थे कि नहीं? आप देखे थे कि नहीं? आप देखे थे कि नहीं महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप से सबसे बड़ी नफरत आप ही को है। हम तो जैसे कम्युनिस्ट लोगों पे सबसे बड़ी नफरत देखते हैं महाराणा प्रताप से। हम तो आप क्या बता रहे हो? प्रफुल्ला खां की देखते हैं, सबकी देखते हैं, लेकिन छत्रियों का विरोध क्यों है, इसका जवाब चित्रा जी कुछ नहीं है। ये नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है अभी जब साहब, इससे कुछ नहीं होगी। जनता के बीच जाइए, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होगी, जनता के बीच उतरने। चले ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तू मैं नहीं फंसेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जी भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बिहार का जो मत प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक का है, वो 40% से भी कम है। नवल किशोर जी, ये किसके लिए खतरे की घंटी हो सकता है? देखिए चित्रा जी, खतरे के लिए तो घंटी उसी को होगा जो 10 साल से वहां पे शासन कर रहा है, केंद्र में शासन कर रहा है, बिहार में 17 साल तक शासन में रहा है। तो जो उनके लोग भी अब किस मुंह से जाएंगे वोट देने के लिए? उनको लगता है कि जब कोई काम होता ही नहीं है, तो जो वोट देने आ रहे हैं वो आरजेडी को वोट दे रहे हैं। और आरजेडी इस बार बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, ये सबको पता चल गया है। बाकी अभी टाइम है और भी मतदान बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यही पर रुकेगा। बाकी तो देखिए, जो केवल प्रधानमंत्री भाषण केवल देते हैं, काम कुछ करते नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को नौकरी देते नहीं है। तो ये तो समय तो है ही, विपरीत समय तो चल ही रहा है लोकतंत्र के लिए। कोई उनसे सवाल पूछता है तो उनको जेल में डाल देते हैं, कोई पार्टी उनके सामने खड़ा होना चाहता है उसको परेशान करते हैं, तमाम तरह के एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है। और जो ऐसी राजनीतिक दल है, ये बिहार में जातीय जनगणना होती है तो उसके साथ होती है और केंद्र में कहती है कि हो ही नहीं सकता है। तो ये जो डुप्लिसिटी का या दोहरे चरित्र का राजनीति चल रहा है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं,
तो ये इसलिए लोग परेशान जरूर हैं, थोड़ा मायूस है। हो सकता है कि यह एक कारण हो, बाकी तो आपको पता चलेगा जब जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिर में ये जो उदासीनता थी, अगर टिकी रही उदासीनता, तो उसके प्रमुख कारण क्या थे। आमतौर पे जो लोगों में निराशा होती है, वो सरकार जो होती है जब कोई काम नहीं करती है तो फिर उस पर वोट परसेंटेज कम होता है। ऐसा पहले भी हुआ है, बिहार के इतिहास में भी पहले हुआ है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं उदासीनता सरकार के खिलाफ हो सकती है, औरंगाबाद हो, गया हो, जमुई हो, इन तमाम जगहों पर, या फिर औरंगाबाद, वहां पर अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। इसके क्या मतलब मायने निकाले जाएं, अभिषेक झा जी? हम सब चाहते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश अधिक से अधिक, लोकतंत्र के इस महापर्व में जितने लोग शामिल होंगे, अपने कीमती मत को देंगे, उतनी सशक्त सरकार, उतने सशक्त उम्मीदवार जीतेंगे। खैर अभी समय है और अंततोगत्वा क्या परसेंटेज आता है वो हम सबके साथ, लेकिन 3 फेज है चित्रा जी। एक है प्री इलेक्शन, एक है ड्यूरिंग इलेक्शन, एक है पोस्ट इलेक्शन। आप देख लीजिएगा कि तीनों के तीनों फेज हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनका एक ही स्क्रिप्ट हमेशा घिसा पिटा, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वही बातें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही बातें, एनडीए के पूरे कुंबे के खिलाफ वही बातें, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्रिटिसाइज करने के लिए वही बातें। अरे भाई, अगर जनता हमें चुनती है, जनता मुहर लगाती है और तब भी आप हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसका मतलब आप जनता के मत को क्रिटिसाइज करते हैं। मुद्दा ये है ना कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं चित्रा जी, तो हमारी तरफ जनता है, हमारे साथ मेजोरिटी, और ये माइनॉरिटी में है, और फिर भी ये बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए अखिलेश जी ने बयान क्यों दी। एक तो गजब का एक लॉजिक है कि भाई अगर वोटिंग का परसेंटेज घट गया है तो हमको वोट मिल रहा है। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं? कुछ फहमी में रहने की इतनी सी आदत हो गई है आपकी। और अखिलेश जी हो या अन्य विपक्ष के सभी नेता हो, शाम को आकर टीवी पर पहले ऐसे बयान क्यों देते? ताकि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, क्योंकि कार्यकर्ता अंडर करंट को महसूस कर ले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सोच रहे होंगे कि लेकिन जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं ना अभिषेक झा जी, वो कह रहे हैं कि कम मतदान प्रतिशत हमारे लिए चिंता का विषय है। ये जीतन राम मांझी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। नहीं, हमारे लिए भी चिंता का गया से जो उम्मीदवार भी है। नहीं, देश सुन तो लीजिए चित्रा जी, कम मतदान का विषय हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए चिंता का विषय। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लोगों की भागीदारी अधिकाधिक हो, या हर किसी की इच्छा। हमने ये कब कह दिया कि कम मतदान होगा तो हम हार जाएंगे, परसेंटेज अगर घटेगा तो हमारी जीत जो है सुनिश्चित नहीं हो पाएगी? ऐसा नहीं है। हम आपसे ये बता रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पॉलिटिक्स इनको मुबारक है। हम जो पॉलिटिक्स करते हैं वो ग्राउंड पे करते हैं, और ग्राउंड की पॉलिटिक्स जब आप करते हैं तो आपको ग्राउंड का वेव समझ में आता है कि चीजें किस दिशा में जा रही है। तो इनको चिल्लाने दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने दीजिए। असलियत इनको भी पता है। पोस्ट इलेक्शन की हम लोग डिबेट कर रहे होंगे चित्रा जी, आप देखिएगा तब भी यही स्क्रिप्ट इनकी। ठीक है, वोटर की पर्ची को लेकर भी जीतन राम मांझी अपनी चिंता यहाँ पर जता रहे हैं कि पता नहीं दी गई या नहीं दी गई। अब थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करते हुए, क्या संजय जी को मेरी आवाज जा रही है? संजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो दोपहर 3 बजे तक का अब तक का मतदान प्रतिशत 50% के आसपास सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके संकेत संदेश क्या समझे जाएं? किसको फायदा, किसको नुकसान? ये उदासीनता क्या बयान करती है? देखिए, 50% 3 बजे तक का मतदान हुआ, इसको उदासीन कहना भी शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 3 बजे के बाद अभी भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मतदान हो रहा होगा। इस वक्त भी हो सकता है कई जगहों पर मतदान हो रहा हो, तो मतदान का प्रतिशत और ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की तेज रफ्तार सुबह देखने को मिलती है अमूमन वैसी मिली नहीं, जिससे ये लगने लगा कि थोड़ी उदासीनता है। थोड़ी उदासीनता का आभास मुझे भी होता है, लेकिन शायद बहुत लंबा चुनाव है। आज पहले दौर का मतदान है और अभी 6 दौर के मतदान और बाकी हैं। तो जब आप इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं तो वो जो एक फेस्टिविटी जो दिखती है, बिल्कुल हुजूम सा, वो दिखाई नहीं पड़ता। अब ज्यादा मतदान हो, कम मतदान हो, इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं कि कम मतदान का मतलब सत्ता पक्ष के लिए मतदान हो रहा और ज्यादा मतदान मतलब सत्ता के विरोध में। लेकिन ऐसा कोई सीधा सीधा संबंध होता नहीं है। कई चुनावों के नतीजों को हमने देखा है कि टर्नआउट बढ़ा है, फिर भी सत्ता पक्ष के लिए गया वोट, और अगर टर्नआउट बढ़ भी गया तो सीधा सीधा संबंध नहीं। अगर आप
देखें 2014 के चुनाव में टर्नआउट बढ़ा लेकिन रूलिंग पार्टी हार गई। अगर आप 2019 के चुनाव में देखें टर्नआउट फिर भी बढ़ता है 14 के मुकाबले, लेकिन रूलिंग पार्टी दोबारा जीत के आती है। तो ये तो हमारे सामने का उदाहरण है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये किसके पक्ष या किसके विरोध में जा रहा है। यहाँ पर जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, दोपहर 3 बजे तक का जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है, तमिलनाडु में 51% को पार कर गया है, राजस्थान में 41%, उत्तर प्रदेश में 47%, मध्य प्रदेश में 53%, उत्तराखंड में 45%, महाराष्ट्र में 44%, बिहार में 39%, यानी कि 40 भी क्रॉस नहीं किया है, असम में 60%, पश्चिम बंगाल में 66%, मणिपुर में 63%, मेघालय में 61%, अरुणाचल प्रदेश में 55%, छत्तीसगढ़ में 58%, मिजोरम में 49%, त्रिपुरा में 68%, जम्मू कश्मीर में 57%, अंडमान निकोबार में 45%, लक्षद्वीप में 43%, पुडुचेरी में 68%, सिक्किम में 52%, नागालैंड में 61%। अब तक का ये दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। के शर्मा जी, लेकिन आपके पास आते हुए मिली जुली प्रतिक्रिया आज दिन भर जब हम लोगों ने भी डिबेट की, सुबह सुबह जब मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे थे, या दिन भर का जो भी पैटर्न देखने को मिला, एक तरफ रोजगार और महंगाई की बात करते हुए लोग नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर भी अपनी बात कहते हुए दिखाई दिए। तो आज का ये जो वोटर टर्नआउट अब तक का दिखाई दिया है, उससे बीजेपी के लिए क्या फायदा, क्या नुकसान, अब तक का आपका एनालिसिस क्या कहता है के शर्मा जी? नहीं, स्वाभाविक तौर से चित्रा जी मैं कह सकता हूं कि इस समय देश के अंदर जो मुद्दे हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और खासकर युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का विकास, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य मेरा कहां सुरक्षित है। देश जब आगे बढ़ेगा तभी ये सारे जो अवसर जो है युवाओं के लिए और बढ़कर आएंगे। अभी ही आप देखिए इतने अवसर जो है युवाओं के लिए आए हैं और अब उनको ये लगता है कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में जब हम तीसरे स्थान पर खड़े होंगे तो हमारे यहाँ के हर स्तर पर जो है एक सर्वांगीण विकास होगा। तो लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके एक तरह की आकलन इच्छा भी है, लोगों को आशाएं भी उन्हीं से हैं और लोगों को लगता है कि वो हमें एक ऐसा भारत बनाकर दे सकते हैं, ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनका एक विजन है, एक उनका लक्ष्य है, एक दिशा है और उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों को आशा है तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से है और एक विश्वसनीयता भी यदि किसी नेतृत्व की बची है जो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की है। बाकी तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी अपनी विश्वसनीयता का ही मार झेल रहे हैं। आज आने वाले समय पे तो मुझे लगता है कि लोगों को ये ढूंढा वाले जो गारंटी बांट रहे हैं, राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी की गारंटी नहीं दे सकते कि अगले चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद उनकी पार्टी भी रह पाएगी। तो उसकी गारंटी जिस ढंग से आप लोग देख रहे हैं उनके यहाँ पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो गारंटी तो अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी वो राहुल गांधी की गारंटी पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, एक बात कम वोट प्रतिशत में भी आप अपने लिए फायदा नवल किशोर जी कैसे देख रहे हैं? और मेरा दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पिछली बार 2019 में एक भी सीटें आरजेडी को नहीं मिली थी, इस बार ऐसा कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है कि 4 सीटों को ही ले लें, जहां पर बिहार में आज मतदान हुआ है या वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है? ऐसा कौन सा चमत्कार आरजेडी की ओर से कर दिया गया है कि वहां पर बदलाव की बयार आप लोग बहती हुई देख रहे हैं? देखिए चित्रा जी, आपके पहले प्रश्न का जो जवाब है वो ये है कि जब भी वोटिंग को या चुनाव को हम देखते हैं, राजनीतिक दल के भूमिका को, तो उसमें तीन तरह के वोट होते हैं। एक आधार वोट, दूसरा समर्थन वोट और तीसरा फ्लोटिंग वोट, जिसको कीर्ति वोट कहते हैं। आधार वोट जब नाराज होता है या दुखी होता है तो वोट करने नहीं जाता है। जो भाजपा के आधार वोट है वो 10 साल से देख रहे हैं कि बेरोजगारी, आज भी युवा की बात कर रहे हैं, 83% युवा बेरोजगार है का अध्ययन करता है। और जो उन्होंने वायदे किए हैं रोजगार को लेकर हो, चाहे 15 लाख रुपए को लेकर हो, चाहे आय दुगनी को लेकर हो, वो तमाम तरह के वायदे किए हैं। उसका स्पष्ट 10 साल में एक रिपोर्ट है जिसमें कि वो खड़े नहीं उतरे हैं। तो ये बहुत संभावना है कि जो भाजपा के कोर वोटर हैं या समर्थन वोटर हैं उतने उत्साह से वोट देने नहीं गए होंगे। मेरा ये एकदम तार्किक आधार है इसका। दूसरी बात है कि आपने कहा कि पिछले बार आरजेडी को 0 सीट थी, इस बार क्या उन्होंने किया है? इस बार जो हमने किया है वो पूरा देश में चर्चा का विषय बना रहा। मात्र 17 महीने में जो नौकरी दिया वो 5 लाख, लगभग 5 लाख नौकरी दिया और वो चर्चा में बिहार में नहीं पूरे देश में बना रहा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से भी बच्चे और युवाओं को फायदा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमने जातीय जनगणना बिहार में कराई और आबादी के हिसाब से 75 पर आरक्षण की सीमा को 50% हटा के 75% किया और उसका बीजेपी विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि समावेशी विकास के लिए वो भी जानती है
भाजपा भी 2010-11 में जो जातीय जनगणना का वकालत करती थी, गोपीनाथ मुंडे को अगर सुनेंगे सदन में जो लोग भी बोले उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये तय है कि बिना उसके समावेशी विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले 17 महीने में जो काम किया है वो 17 साल में भाजपा नहीं कर पाई है। शून्य निवेश किया है, और जो शून्य सीट की बात कर रहे हैं, शून्य लास्ट पॉइंट चित्रा जी एक प्रश्न का उत्तर दिला। मैं सिर्फ अरे शर्मा जी सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये बात कंप्लीट कर, उसके बाद आप बोलिएगा जो भी जवाब होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 17 साल शासन में रही, वो केवल 17 साल की, पहले 15 साल वालों की बात करती है। आज भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो जंगल राज परिवारवाद के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कई बार कहा और वो काम नहीं किया। जो वायदे बिहार के साथ 1,75,000 करोड़ की बात कही, वहां पे वो खड़े नहीं उतर पाए। तो ये जो तमाम तरह की बात है, बिहार की जनता को मालूम है, आकलन किया है। शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं आपके सवालों पर, ठीक है। उसके बाद अभिषेक झा जी और अमित जमई जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय जी भी क्या जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है। उसके पहले जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। देखिए, नवल किशोर जी इतनी बातें कर रहे हैं, आपने ठीक पूछा कि जिनको पिछली लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको 27-28 543 में 27-28 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे देश में, वो कर देंगे। अरे साहब, ये 27-28 से ज्यादा कभी बिहार से बाहर भी तो एक सीट लड़ के देखो, क्या करोगे 27-28 से। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है, और बैठ के यहाँ बड़ी बड़ी जो है डींगे हाँकने से नवल जी कुछ नहीं होता है। और इसीलिए आपको बिहार की जनता भी जानती है ये कुछ करने वाले नहीं है, जंगल राज की विरोध है। अभी आप कह रहे थे कि सबको जेल में डाल देते हैं, तो एक मिनट अब अन्यथा मत कीजिए। अब आप जेल में डाल देते हैं। अब लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता जो है नेता है, लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता नेता है, जो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते सरकार के चुनाव आयोग के अनुसार। तो वो आदमी क्या देश को दिशा देंगे, वो पार्टी क्या दिशा देगी। इसीलिए आपको एक सीट भी नहीं मिला था। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी बड़ी बड़ी बखान से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पर जाइए, जमीन देखिए, तब आपको समझ में आएगा वहां पर क्या स्थिति है। मैं अभी कह रहा हूं, इनकी अभी आज चित्रा जी बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, और 4 सीटों में बीजेपी के पास एक, एलजेपी के पास 2, जेडीयू के पास 1 सीट है, इनके पास तो 1 सीट तक नहीं है। जवाब ले लीजिएगा। तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि इनकी स्थिति वो है कि बड़ी बड़ी हाथ देना है, कुछ होना नहीं। अरे आप करोगे क्या, आपके पास ना सीट है, ना आप सीट लड़ रहे हो। मैं इसलिए कहता हूं कि क्या है चित्रा जी, ये जमीन पर ही नहीं है, और इसके बाद केवल टीवी में आके बोल के कोई मुद्दे नहीं बनते हैं। आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता के बीच तो आप ये है कि आप किसी का आईक्यू टेस्ट कर रहे हो मछली खा के, आपकी ये सोच बनी है। एक मैट्रिक फेल व्यक्ति जो है आईक्यू टेस्ट कर रहा है, ये इनके नेता का क्वालिटी है। तो इससे आप क्या समझिएगा कि इनके पास जमीन पे कुछ बोलने के लिए, मुद्दों के लिए कुछ है क्या। नवल किशोर जी आप इसको जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी सदन के अंदर बहस तक नहीं कर पा रहे। 2 लाइन की जल्दी से, ठीक है सर, ओके। और आज शर्मा जी आप जमीन की बात कर रहे हैं, हम तो आपको दिन में तारे दिखा रहे हैं और काम की बात करते हैं। लोकतंत्र में और चुनावी लोकतंत्र में तो 0 से 100 कब बन जाए। दो सदस्य वाले पार्टी थे 1980 में, आज 300 पार कर गए तो क्या महान बनते हैं। 425 कांग्रेस को सीट थी 1984 के। अरे 2 सदस्य लड़ते तो 400 पे थे, आप 400 पे लड़के तो दिखाओ। अरे हम 2 सीट जरूर पाए हैं, पर 400 सीट से ऊपर तो लड़ते थे ना। आप तो लड़ ही नहीं पाते हो, पूरे देश में 28 सीट लड़ रहे हो, उसमें एक भी नहीं जीतोगे, सबको पता है। अरे लड़ने की तो हिम्मत दिखाओ यार, हमें कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बात को जारी रखिएगा। इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया है और जिस तरह से किसान दुखी है, क्या किसानों को आय दोगुनी की बात कही थी, क्या आय दोगुनी हो गई 10 साल में? जो उनको एमएसपी कानूनी अधिकार मिलना चाहिए था, ये सरकार न कानूनी अधिकार दे रही है। और इतने पेपर लीक हुए हैं कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में पेपर लीक के बारे में कोई शब्द नहीं कह रहे। क्या नौजवान ये भूल जाएगा जो पेपर लीक हुए हैं? कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें पेपर लीक ना हो। इसीलिए मैंने आपको
बताया था कि 60 लाख नौजवान प्रभावित हुए। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000। 1,80,00,000 अगर भाग 80 में दे दें तो 2,25,000 वोट कम हुआ है। और हमारा साथी ठीक कह रहा है कि क्षत्रिय समाज और बहुत सारे ऐसे समाज निकल पड़े हैं, लाखों की संख्या में। हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। ये लाखों वोट जो कम हुआ है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहां से करेगी? अखिलेश यादव की ओर से तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ हमला किया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर, जिसका जवाब देते हुए यहां पर पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। अमित जमी जी, सीधे आपके पास आते हुए आपसे भी मेरा वही सवाल है। देखिए, ऐसा क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में भी? हम 2017, 2017, 2019, 2022, अब 2024, अगर इन तीनों चारों चुनाव का एनालिसिस करें, 24 को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, पिछले 3 चुनाव में लगातार वही मुद्दे आप लोगों की ओर से उठाए गए, लेकिन कोई बहुत बड़ा कमाल हो नहीं गया। हमने 2022 के इलेक्शन में भी देखा, महंगाई रोजगार के मुद्दे पर कितने जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने घेरा था। उस समय किसानों का आंदोलन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसी मुजफ्फरनगर में जहां आज भी वोटिंग चल रही है, आप देखिए वहां पर 2022 में किस तरह से मुजफ्फरनगर, और अब तो आरएलडी भी चली गई है उनके साथ, तो क्या मुश्किलें आप लोगों के लिए और ज्यादा नहीं बढ़ गई हैं? अमित जमी जी, क्या ऐसा बड़ा हो गया कि 80 में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जिसने हासिल की थी, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर और कई सीटों पर अपनी बड़ी जीत दर्ज कर लेगी? चित्रा जी, आपका जहाज जहां लैंड कर रहा होगा, वहां पे आप बेरोजगारों की पूरा हुजूम देख रहे होंगे। माननीय अखिलेश जी ने आज नोएडा में कहा कि ये जो आर्मी में जो ये ठेके की नौकरी शुरू हुई है, ठेके की नौकरी अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस जैसे सरकार बनेगी, पहला काम होगा कि जो ठेके की नौकरी इसको खत्म करना। चित्रा जी, मैं आपको वजह बताता हूं, पूर्वांचल में जहां से मैं और आप आते हैं, कि पहले बेटियां जो है, लड़कियां सपना देखती थी कि उनका पति और शौहर सरहद पर देश की रक्षा कर रहा हो। आज वो शादी नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री जी लॉजिक बताते हैं कि पैसा नहीं है आर्मी के पास, आर्मी के पास पैसा नहीं है, लेकिन एक्सटॉर्शन से 6,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने चंदा करके भारतीय जनता पार्टी के बैंक में डाल दिया। उसके लिए पैसा है, देश के युवाओं के लिए पैसा नहीं। इसलिए इंडिया अलायंस का पहला काम होगा, युवा जो वोट कर रहा है आज पूरे पश्चिम में, कि ये जो ठेके की नौकरी है अग्निवीर, इसको खत्म किया जाए। और हमें ये भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स में भी ठेके की नौकरी का प्रपोजल आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है और रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कहिए कि अखिलेश जी ने क्या कर दिया 2022 में। चित्रा जी, आपको पता है, आप तो बहुत ही लड़ने जर्नलिस्ट हो, 2.5 लाख वोटों से उत्तर प्रदेश की सरकार हम बनाने से रह गए। आज पूरे देश में कोई सबसे बड़ा पोजीशन, वैचारिक पोजीशन बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है, तो माननीय अखिलेश यादव जी और ये तो समाजवादियों की ताकत है। एक जवाब सतीश शर्मा से पूछ लीजिए कि आपके बैंकों में 6,000 करोड़ चला गया, लेकिन आप वही 6,000 करोड़ रुपए अगर नौजवानों को रोजगार में दे देते अग्निवीर के, तो उनकी नौकरी पक्की हो जाती। ठीक है, आपने नौजवानों के जिंदगी से, उनके ख्वाब से आपने। के शर्मा जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभिषेक झा जी और संजय जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, चुनाव में भारत के युवा आपसे लेने वाले। देखिए, देश की चित्रा जी, देश की सुरक्षा और सेना पर इतना चिंता करने वाले समाजवादियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये हालांकि अमित जमाई पुराने कम्युनिस्ट हैं, अच्छा अग्निवीर क्यों किया, समाजवादी हो गए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, नौकरी क्यों किया? सुन लीजिए, मैं आपको कह नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ, आप सुनने की इच्छा करो। नहीं, इनसे एक राष्ट्र की बड़ी बड़ी बात करने वाले ये एक जवाब बात दें। कम्युनिस्टों ने अपने, चित्रा जी बीच में न बुलवाइए ना, चित्रा जी ठीक है। अमित जी, आपने सवाल पूछ लिया है, अब जवाब ले लेते हैं। अमित जी, अब जवाब ले लेते हैं। आपने पूछा, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ सुनो ना, अब बीच में मत बोलिए ना, ये बदतमीजी है, अच्छा नहीं है। ये इतने राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है चित्रा जी कि देश के सारे परमाणु हथियारों को जो है नष्ट कर दिया जाए। ये इनके अलायंस है। और नवल जी भी यहां यदि हो तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बिहार में अलायंस में उनको सीट दिया है आपने सीपीएम को, और वो कहते हैं कि देश के सारे परमाणु हथियारों को जो है नष्ट कर देना चाहिए।
तो ये बताएं कि ये इससे सहमत है या नहीं है। अमित जमाई में बताए समाजवादी पार्टी या आरजेडी सहमत है या नहीं है कम्युनिस्टों के साथ, और नहीं तो घोषणा करें अभी इसी समय कि उनके मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातें गलत है। बोलिए, मुलायम सिंह यादव तो एक वक्त पर रक्षा मंत्री भी रहे थे देश के। जवाब दीजिए अमित जी, आपके सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ के शर्मा मेरे सवाल का जवाब नहीं। और परमाणु परीक्षण की वजह से हिंदुस्तान को किस तरह का बैन झेलना पड़ा, उसके बावजूद हम लोग कैसे सशक्त बनकर निकले। अब इस तरह की बातें मैनिफेस्टो में आएंगी तो आप लोगों से सवाल तो पूछे जाएंगे ना अमित जी। आप ही के सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन में बैठ के आप लोग मंच साझा करते हैं। मेरी बात सुनिए आप। दुनिया का सपना है, दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक पीसफुल देश है, आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज के नेता कब बने? भारत दुनिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज का नेता रहा। आज तो दुनिया में बदनामी हो रही प्रधानमंत्री की, इसकी डिक्टेटरशिप की। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। पहले चरण में 5 बजे तक 63.25% मतदान हो चला है। पहले चरण में 5 बजे तक 63.25% मतदान हो गया है। 5 बजे तक बंगाल में 77.57% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक तकरीबन 65% मतदान हुआ है। यूपी में 57.54, बिहार में 46.32%, मध्य प्रदेश में 63.25% और राजस्थान में तकरीबन 50% वोटिंग हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहले चरण में 5 बजे तक 63.25% मतदान, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा कम, ये जो आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार में अब तक सबसे ज्यादा कम 46.32% ही मतदान हुआ है। यूपी में थोड़ा बढ़ गया है, यूपी में 57.54% हो गया है। मध्य प्रदेश में 63%, राजस्थान में 50% के आसपास है। 5 बजे तक बंगाल में 77% के आसपास, जबकि 63% ओवरऑल अगर हम 5 बजे तक देखें तो 63.2% मतदान। संजय जी, मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी। 69% पिछली बार वोटिंग हुई थी और इस बार माना जा रहा था कि 70% को आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा, चूंकि 97 करोड़ वोटर हैं और उसको लेकर लगातार हम अलग अलग बातें भी कर रहे थे। आज हालांकि तकरीबन 16 करोड़ लोगों ने ही मतदान में हिस्सा लिया है पहले chरण की 102 सीटों पर। ये जो अब तक का मतदान प्रतिशत है, ये क्या बताता है? 70% क्रॉस करेगा क्या? लगता तो नहीं है कि जितना पिछले 2019 के चुनाव में पहले चरण में जितना मतदान प्रतिशत था, आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, और अगर एक आध घंटे कहीं कुछ जगहों पर मतदान हो भी रहा हो तो पुराना आंकड़ा पार करता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है, ये इस ओर इशारा करता है कि लोगों की थोड़ी उदासीनता दिखती है चुनाव में। हमने अपने जब सर्वे किए तो उसमें भी कई लोग, बड़ी संख्या में लोग कई चीजों के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेवार मानते थे। तो उससे, और लोगों को पता है कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो इससे इशारा इस ओर है कि लोगों की थोड़ी सी उदासीनता चुनाव में दिखती है। उनकी जितनी आस्था पॉलिटिकल पार्टियों में थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी आस्था कम हो गई है, थोड़ी बहुत उदासीनता दिखाई पड़ती है। और अगर ये वजह नहीं होती तो इतना कम टर्नआउट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा मौसम का भी तकाजा है, कई जगहों पर बहुत गर्मी रही है, इस वजह से मतदान कम है। और कई जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज का भी लगता है उतना एग्रेसिव कैंपेन नहीं रहा होगा। तो कई तरह की मिली जुली जो रीजंस है, जो कारण है जिसके कारण मतदान प्रतिशत थोड़ा गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। चुनावी रैलियों में भारी तादाद में लोगों को उमड़ता हुआ देखते हैं, कई कई घंटों तक वो लोगों का भाषण सुन रहे होते हैं, लेकिन वही जब मतदान प्रतिशत में इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो कई सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। हालांकि क्या ये सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है या फिर विपक्ष के लिए उदासीनता क्या बोलती है? 70% के आसपास जाएगा या फिर काफी ज्यादा कम रह जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लोकतंत्र का ये पर्व है, अगर आपके इलाके में भी हो रहे हैं मतदान जो शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेंगे, अब तक आपने वोट नहीं डाला है तो प्लीज घर से बाहर निकलिए, मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।